बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 यानी यूनिट नंबर 10। इस यूनिट के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए आप सबने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, बहुत ज्यादा कमेंट्स करते रहे कि मिस यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 10। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट नंबर 10। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। वजह बताती हूँ। वजह यह है कि एग्जाम में आपके लिए आ सकता है, तो उस हिसाब से आपके लिए एक प्रिपरेशन होगा और एक कॉन्सेप्ट भी आपकी बन जाएगी कि ये है क्या और हम इसको कैसे एग्जाम में आएगा तो उसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रीड कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपके लिए है क्या। फिर हम जो है उसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, टर्म्स कौन से है? डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। 3 टर्म्स है। ठीक है, इन तीनों को आपने डिस्क्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसमें मैं आपके लिए पहले ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करूंगी, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री को, ताकि आपके लिए थोड़ा सा वो जो फर्क है वो वाजे हो जाए और ऐसा ना हो एग्जाम में आप डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री की जगह ज्योमेट्री को लिख के आ जाए और आप खुश हो कि भाई मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ओके, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिख लिए ताकि जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो आपके लिए इसको लिखना इजी हो जाए। आप देख सकते हो और लिख सकते हो। ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं बोल रही होती हूँ तो किसी को समझने में, स्पेशली जो इंग्लिश है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको लिखना कैसे। ठीक है, पहले मैं इसको रीड कर लेती हूँ। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथ। ये तो हमें पता है कि ब्रांच ऑफ मैथ है, जैसे कि अलजेब्रा है और बाकी जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, इसी तरह से ज्योमेट्री भी एक ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच का मतलब एक हिस्सा है, मैथ का एक आप कह सकते हैं एक किस्म है। ठीक है, अच्छा, अब ज्योमेट्री का जो डील है, ज्योमेट्री में जो काम है वो किसके ऊपर किया जाता है? ज्योमेट्री जो है कंसर्न विद द साइज, शेप, रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिगर्स एंड प्रॉपर्टीज। इसका जो ताल्लुक है वो चीजों के साइज, उनके शेप यानी शिकल से है, उनके पोजीशंस के बेस पे है और जो फिगर्स है। ठीक है, फिगर्स अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से फिगर्स। आपने बचपन में ये शेप्स देखे होंगे। ठीक है, अब इसका साइज यानी इसका जो ये किनारा है उसकी लंबाई कितनी है, यहाँ के एंगल की क्या पोजीशन है, ठीक है, कितने डिग्री की है, ओवरऑल जो ये अंदर का हिस्सा है, एरिया। ठीक है, ये सब जो है ज्योमेट्री में आ जाते हैं। अब इससे पहले यूनिट नंबर 9, 7 और 8 ये भी ज्योमेट्री के ही आपके लिए हिस्से थे। तो वो सब में हमने यही चीज किया। कभी हमने सिलेंडर मालूम किया, ठीक है, एरिया मालूम किया, तो कभी हमने कोन के साथ हमारा वास्ता पड़ा, तो कभी हमारे पास ट्राइंगल, डिफरेंट किस्म के ट्राइंगल्स है, कभी हमारे पास स्क्वायर। तो ये सब जो है इन सब के साथ इन सब के बारे में पढ़ना, इनके साइज के बारे में, इनके शेप के बारे में। डिफरेंट शेप्स है, ठीक है, कहीं पे हमारे पास सर्कल है तो कहीं पे स्फीयर है, कहीं पे हमारे पास स्क्वायर है तो कहीं पे रेक्टेंगल है। तो राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल, क्या फर्क है इनमें, ये सब कुछ हम ज्योमेट्री में इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका साइज क्या है, इनकी शेप क्या है, इनकी पोजीशंस क्या है। ठीक है, और ये फिगर्स जो है ये हमारे पास डिफरेंट फिगर्स है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी साइज, शेप, इनकी पोजीशंस और इनके बारे में मजीद जो प्रॉपर्टीज है वो सब हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ये तो हो गया ज्योमेट्री। अब जो डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है ये क्या है? ये भी मैथ का ही ब्रांच है। आप इसको यू भी ले सकते हैं कि ज्योमेट्री का एक ब्रांच है, क्योंकि ज्योमेट्री में फर्दर इसमें हम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री पढ़ते हैं, या फिर ज्योमेट्री का एक टाइप आप कह सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो थ्योरम्स है ऑन ज्योमेट्री उनको हम प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं? अब आपने बहुत कुछ पढ़ा है यूनिट नंबर 7, 8 एंड 9 में। ठीक है, इसमें फॉर्मूलेज यूज हुए, इसमें डिफरेंट जो चीजें आपने सीखे, जैसे कि राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो ये चीजें सब कुछ आपने पढ़ लिया। अब हम थ्योरम्स लेकर आएंगे और उनको प्रूव करेंगे।
इन्हीं मतलब शेप्स पर, इन्हीं फिगर्स पर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि एक ये आपके पास रेक्टेंगल है, यहाँ पे इसका जो एंगल है वो आपको बताया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई आपने, फॉर एग्जाम्पल ये एक मिसाल है, आपने पता करना है कि यहाँ का एंगल क्या है। अब ये आप कहाँ से मतलब कैसे पता करोगे? तो जो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है, 7th यूनिट नंबर 7 से शुरू हो रहा है, 8 और 9 ये क्या है? ज्योमेट्री है। यूनिट नंबर 10 में डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। तो जो कुछ आपने पढ़ा है उसमें बहुत सी चीजें हैं, उसमें आपको सम ऑफ एंगल्स सिखाए गए हैं, जो हमारे पास डिफरेंट बहुत कुछ है जो मतलब हमने सीखा है। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है यूनिट नंबर 7 से है, 8 से है, कहां से है, कैसे। अब हम थ्योरम के जरिए उनको प्रूफ करेंगे। हम प्रूफ करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल 5 डिग्री का है तो साथ वाला भी 5 डिग्री का है, किस बेसिस पे है वो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस बेसिस पे बता सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? थ्योरम्स, ज्योमेट्री के थ्योरम्स पढ़ते हैं, ठीक है। और किस तरह से पढ़ते हैं? लॉजिकल रीजनिंग के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक एंगल है, मैं कहती हूँ कि ये 3 डिग्री का है, ठीक है, और दूसरा एंगल यहाँ पे है और मैं कहती हूँ ये भी 3 डिग्री का है क्योंकि ये पहला एंगल 3 डिग्री का है। तो आप कहते हो कि कैसे? वजह बताओ, रीजन बताओ। तो वही हम करेंगे इस ज्योमेट्री में, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में। हम एक थ्योरम पेश करेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है, फिर उसका रीजन भी देंगे, प्रूव करेंगे, साबित करेंगे कि भाई ये लॉजिक है, ये इस बेसिस पे इसके इक्वल है। तो ज्योमेट्री में और डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में यही फर्क है कि ज्योमेट्री में हम साइज, शेप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फिगर्स के बारे में, उनके पोजीशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में हम थ्योरम्स ऑन ज्योमेट्री, यानी ये जो ज्योमेट्री है इस पे थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रूव करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के साथ। तो ये तो हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। इसमें जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था वो था ज्योमेट्री, लेकिन मैंने आपको समझाया ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री समझ आ जाए। अब क्वेश्चन में आपसे डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग का पूछा गया है। ये जो हम कह रहे हैं ना लॉजिकल रीजनिंग, अब इसके टाइप्स है, इनको हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं डिडक्टिव रीजनिंग पर। डिडक्टिव रीजनिंग है क्या? सबसे पहले तो इसको मतलब मैं डिफाइन करूं, क्योंकि आपने एग्जाम में लिखना होता है, इसी वजह से मैं डेफिनेशंस भी आपके लिए यहाँ पे लिखती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज अ लॉजिकल अप्रोच वेयर यू प्रोग्रेस फ्रॉम जनरल आइडिया टू स्पेसिफिक कंक्लूजन, आल्सो नोन या आल्सो कॉल्ड डिडक्टिव लॉजिक और टॉप डाउन रीजनिंग। ये क्या होता है? एक लॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। लॉजिक देना यानी हम इसमें क्या करते हैं, एक आम से, जर्नल से आइडिया लेते हैं और उससे एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल चाहिए। एग्जांपल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें आता है हम प्रोपोजिशन देते हैं। प्रोपोजिशन क्या होता है? ठीक है, प्रोपोजिशन एक पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हमें डिस्कस करना होता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना होता है। ये क्या हो सकता है? जो प्रोपोजिशन है या तो ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता। हम प्रोपोजिशन देंगे, इसको उर्दू में अगर आप कहे तो तजवीज कहते हैं, ठीक है। प्रोपोजिशन 1, ठीक है, हमने क्या कहा? ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है फानी, ठीक है, और प्रोपोजिशन का मतलब होता है तजवीज। आप एक तजवीज देते हो, ठीक है। अभी क्या हो गया? एक जनरल आइडिया, एक आम सा हमारे पास आइडिया है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा खास कोई अलग सा अजूबा नहीं है। तो ये हम अभी मैंने आपको कहा ना कि प्रोपोजिशन क्या होता है? एक पॉइंट होता है, एक टॉपिक होता है जिसको हमें डिस्कस करना होता है। तो अब ये हमने एक तजवीज दे दी, एक प्रोपोजिशन दे दी। अब डिडक्टिव रीजनिंग इसी को कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच भी इसी को कहते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है। हमने क्या कहा? एक जनरल आइडिया से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालेंगे। आप कैसे निकालेंगे? प्रोपोजिशन हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई तमाम जो इंसान है वो क्या है? फानी है, यानी उनको एक दिन खत्म होना है। अब दूसरा जो प्रोपोजिशन हम देंगे,
हम कहेंगे कि दैट अख्तर इज ए ह्यूमन। अख्तर क्या है? एक इंसान है, टॉप डाउन। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा तमाम जो इंसान है वो मॉर्टल है, वो फानी है। फिर हमने दूसरा एक तजवीज हमने दी और ये सच है। हमने क्या कहा? प्रोपोजिशन क्या होता है? या तो सच या झूठ। एक टाइम पे सच और झूठ दोनों नहीं हो सकता, तो ये सच है। ठीक है। फिर हमने क्या कहा? एक और प्रोपोजिशन पेश की। हमने कहा कि जो अख्तर है वो इंसान है, ये भी सच है, भाई इंसान है, अख्तर है। अच्छा, अब हम इन दोनों प्रोपोजिशन से एक कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, कंक्लूजन हम निकालेंगे। कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे? क्योंकि तमाम इंसान फानी है और अख्तर इंसान है, तो हम ये भी कह सकते हैं दैट अख्तर इज मॉर्टल। अख्तर भी फानी है, एक दिन अख्तर ने भी मर जाना है। तो ये जो है डिडक्टिव रीजनिंग है, टॉप डाउन अप्रोच है। स्पेसिफिक आपने कंक्लूजन निकालना है एक जर्नल आइडिया से। जर्नल आइडिया ये है कि तमाम इंसान क्या है? फानी है। और इससे आपने स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाला अख्तर के लिए कि अख्तर क्योंकि इंसान है तो अख्तर भी फानी है। ये तो मतलब एक आप कह सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा इसका एग्जांपल हमने निकाला है जो डिडक्टिव रीजनिंग का है। तो जब आपने एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भाई इसको आपने डिफाइन करो, तो पहले आपने डेफिनेशन देनी है, फिर आपने उसका एक एग्जाम्पल देना है ताकि जो एग्जामिनर है वो उसको भी लगे कि हाँ इसको आता भी है, इसकी समझ भी है कि इस चीज की बोल क्या है। तो ये हो गया डिडक्टिव रीजनिंग। अब हम करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। वो क्या होता है उसको सीखते हैं। ओके, तो अब हम इंडक्टिव रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? सबसे पहले तो मैं इसको रीड कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि क्या लिखा है। हो सकता है कि कोई मेरी राइटिंग कहीं पे अनक्लियर हो। इंडक्टिव रीजनिंग इज अ लॉजिकल प्रोसेस इन विच मल्टीपल premises all believed true or found true most of the time are combined to obtain a specific conclusion. इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? ये एक लॉजिकल प्रोसेस है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से डिडक्टिव रीजनिंग था। अब डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते थे? एक जर्नल आइडिया उठाते थे और उससे एक कंक्लूजन निकालते थे। लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं? मल्टीपल प्रीमिसेस लेते हैं। प्रीमिसेस क्या होता है? फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, उर्दू में अगर कहा जाए अहाते। अब मल्टीपल फैक्ट्स हम उठाते हैं, एक नहीं मल्टीपल फैक्ट्स। ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक आइडिया पे हमें काम नहीं करना, हमें मल्टीपल फैक्ट्स उठाना है। यानी वो चीज जो या तो हमने देखा होते हुए, ठीक है, हमने या फिर हम उसको मतलब कंसीडर करते हैं कि वो सच है। तो इन दोनों बेसिस पे मतलब हमने मल्टीपल प्रीमिसेस उठाए और उनको स्टडी की और उनसे हमने क्या किया? एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाला। अब इसकी मैं आपको मिसाल दूं, ये ऐसे हम ले सकते हैं जैसे हमने क्या देखा कि एक सिक्योरिटी का डॉग था, उसके सामने से बहुत से लोग जा रहे थे लेकिन उसने किसी पे नहीं भौंका, एक आदमी पे भौंका। तो जब उस आदमी को पकड़ा गया, उस आदमी से क्या बरामद हुई? बंदूक या कुछ भी इस तरह का। तो अगली बार हमने फिर से देखा कि ये जो डॉग है ये किसी पे नहीं भौंक रहा है, एक औरत पे भौंक रहा है। जब उसको देखा तो उसके पास से कुछ इस तरह का मतलब गैर कानूनी चीज जैसे कि आप कह सकते हैं चर्च वगैरह या फिर बंदूक वगैरह फिर से निकल आई। तो फिर से हमने देखा कि ये किसी और बंदे पे या गाड़ी पे भौंका, तो उसमें से भी कुछ इस तरह का गैर कानूनी चीज निकल आई। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? हमने प्रीमिसेस उठाए, ठीक है, फैक्ट्स जो हमने देखा कि सच में हुआ, जिस बंदे पे जिस चीज पे ये भौंका है उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा निकला है। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि ये जो डॉग है ये सिर्फ उस बंदे पे भौंकता है या उसको काटने के लिए दौड़ता है जिसके पास कुछ इस तरह का गलत सामान पड़ा हो। तो ये हो गया हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें हमने क्या देखा? मल्टीपल फैक्ट्स उठाए कि औरत पे भौंक रहा है तो उससे कुछ निकल रहा है, आदमी पे भौंक रहा है तो उससे भी कुछ ऐसा निकल रहा है, किसी गाड़ी पे भौंक रहा है तो उससे भी कुछ ऐसा निकल रहा है। उसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन दे दी कि ये कुत्ता किसी पे नहीं भौंकता, ऐसे ही बंदे पे भौंकता है जिसके पास कुछ गलत रखा हो। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है। अब ये कहाँ पे यूज होता है? ये यूज होता है प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है, फोरकास्टिंग के लिए और बिहेवियर के लिए। बिहेवियर का यही है जैसे कुत्ते का बिहेवियर, चांद की बिहेवियर, सूरज की बिहेवियर, किसी गाड़ी की बिहेवियर, उस
मतलब रीजनिंग के बेस पे। फोरकास्टिंग ये है जैसे कि माहौलियात में जो अक्सर फोरकास्ट करते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो वैसा होगा। और प्रिडिक्शन यही है कि पहले से किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाना, पुराने जो फैक्ट्स है, जो प्रीमिसेस है, उनके बेसिस पे, ठीक है। इसमें जो सबसे बेहतरीन हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडक्टिव रीजनिंग का, वो फोरकास्टिंग में है। जैसे कि अक्सर जो माहौलियात के महकमे मौसमियात है, उसमें हमें पता चलता है, वो कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान से हवाएं, उनकी रुख है, उनकी स्पीड है, इतनी है, और यहाँ से वो होके गुजरेंगे। तो ये क्या है, फोरकास्टिंग है। वो क्या देखते हैं, वो उन हवाओं की, उन बादलों की पुराना जो वो आ रहे जिस तरह से, उस बिहेवियर को, उस फैक्ट को देखते हैं कि जिस इलाके से आ रहा है वहां पे इतनी बारिश हो रही है, तो ये उसके बारे में पढ़ते हैं सैटेलाइट के जरिए कि इस बादल में कितना पानी है, तो यहाँ इतनी बारिश हुई है, तो आगे चल के कितना हो सकता है। तो उस सब के बेसिस पे वो एक कंक्लूजन देते हैं कि इस इलाके तक पहुंचते हुए बारिश करेंगे, यहाँ पे बारिश होगा, यहाँ पे खतरा है कि सैलाब आ जाए। तो ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, इंडक्टिव रीजनिंग, पुराने प्रीमिसेस, यानी जो कुछ उन्हें मिल रहा है, जो इल्म मिल रही है, जो मालूमात मिल रही है, उनको उठा के एक कंक्लूजन देना आगे के बारे में। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बता दूं। हम क्या करेंगे, इसमें प्रोपोजिशन होगी, ठीक है, तजवीज होती है हमेशा, और वो बिहेवियर के बेस पे होता है, या जो हमने होते हुए देखा है, ठीक है। क्या कहा, बिलीव ट्रू और फाउंड ट्रू, उसके बेसिस पे ठीक है। हमने क्या होते हैं देखा, हमने देखा है कि जो सूरज है वो हमेशा मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। तो कंक्लूजन हम निकालेंगे इस प्रीमिसेस के बेस पे, ठीक है। अब ये एक दिन का फैक्ट नहीं है, मल्टीपल डेज हमने उसे ऐसे होते हुए देखा है, ठीक है। और क्योंकि सूरज हर दिन इसी तरह से कर रहा है, वो मशरिक से निकल रहा है, मगरिब में गुरूब हो रहा है, तो कल भी ऐसे ही होगा, वो मशरिक से निकलेगा और मगरिब में गुरूब होगा। कंक्लूजन हमने निकाला प्रीमिसेस के बेसिस पे। मल्टीपल फैक्ट्स थे। मल्टीपल फैक्ट्स कैसे थे, क्योंकि आज तक जितने दिन है उनमें ऐसा ही हुआ है, तो उन सब को कंसिडर करके हमने क्या किया, कल का फोरकास्ट किया। हमने सूरज के बिहेवियर का बता दिया कि भाई, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिहेवियर बता रहे हैं, सूरज के बिहेवियर को बता रहे हैं कि भाई सूरज रोज इस तरफ से निकलता है और रोज जो मशरिक से निकलता है, रोज मगरिब पे गुरूब होता है, तो कल भी ऐसे ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। काइंडली लाइक कर ले, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो लाइक करने में, तो काइंडली लाइक करके शेयर भी जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।